Hello everyone, we welcome you on behalf of Team Ra. I'm Divya Jain from Ahmedabad and this is my co-host Sahiti. Over to you Sahiti. Yeah, hello everyone. I'm Zarti from Hyderabad. So today we are going to uh, bring forward Nishta Thakur. Okay, and I'll introduce Nishta Didi to you because we live in the same city. Nishta Didi is the MD, founder and trustee of Spreading Smile Charitable Trust. She is a role model. She has received a national award and she is a motivational speaker. She is a professional anchor and she is professionally working with IIM Ahmedabad. I know she has a lot of feathers in her hat and we'll find out more about her today. So, Nisha Devi, my first question, because we are talking about different ability, we are talking about being Divyang. So, my first question with you is, आपको क्या health issue है दीदी? First of all, thank you so much. I must thank Sagar, who is very, very close to me, and the whole team Ra for giving me this opportunity और platform जहाँ पे मैं अपनी life story तो एक अलग ही बात है, लेकिन एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक बेसिकली जिसको बोलते हैं कि एक नजरिया शेयर कर सके क्योंकि किया गया और फिर मुझे मसल्स बायोप्सी के थ्रू ऐसा मतलब डायग्नोज हुआ कि मेरे पेरेंट्स को बोला गया कि योर डॉटर इज सफरिंग फ्रॉम रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज CMT और 15 साल बाद इसकी क्या कंडीशन होगी हमें नहीं पता है, 25 साल बाद ये भी होगी कि नहीं ये भी हमें नहीं पता है. So that was the first turning point मैं बोल सकती हूँ मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं तो 11 साल की थी, मुझे नहीं पता है और आपको पता है कि 11 साल की एज क्या होती है, मतलब आपको वो ही नहीं होता है कि लाइफ की इतनी सीरियसनेस किस वे में जा रही है. तो वही है कि हर एक की जिंदगी टर्निंग पॉइंट से गुजरती है, तो मेरी लाइफ का वो पहला टर्निंग पॉइंट था. लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट पे आप उसको कैसे लेते हो और किस दिशा को चुनते हो वो आपका पूरा मंजिल बदल देती है. तो लकीली दैट वाज द थिंग कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत पॉजिटिवली लिया और आज भी मैं जहाँ जाती हूँ वहां सबसे पहले मेरा यही होता है कि पेरेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने, अगर वो स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट हैं तो, क्योंकि वो जैसा डिसाइड करेंगे, मतलब वो जब फोकस हमारा बच्चा कैसे जिएगा उस पे से हटा के हमारे बच्चे की जिंदगी हम कैसे बनाएंगे, अगर आप उस पे आ जाते हो ना तो वो बच्चे का पूरा मतलब फ्यूचर जिसको बोलते हैं मिरेकल डू हैपन, और वो मिरेकल सच में होता है जो आज मैं अपने आप को तो एटलीस्ट मानती हूँ इस चीज में. तो दैट वाज द थिंग कि ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. So आपको 11 years में ये प्रॉब्लम होती थी. So how हाँ, was मतलब your life? डायग्नोज हुआ. हाँ, डायग्नोज हुआ. तो आपका लाइफ पहले कैसे था और डायग्नोस के बाद कुछ चेंजेस आते हैं सब में, तो ये आपका पॉजिटिव सपोर्ट फैमिली का तो था ही, मगर स्कूल में एंड टीचर्स का कैसा था? डेफिनेटली, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जब तक नहीं पता होती है तब तक नहीं पता होती है, मतलब हम ऐसे करते हैं इट्स ओके ये तो हमारे जैसे ही हैं, यू नो लाइक दैट. लेकिन जब पता होती है तो ऑटोमेटिकली वो आपका देखने का नजरिया चेंज होता है. लेकिन मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ना एक कंटेजियस डिजीज जैसा होता है. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय लाइफ एंड एक्सपीरियंस, कि जैसे ही पेरेंट्स ने इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, तो जॉइंट फैमिली से मैं बिलोंग करती थी. ऑब्वियसली जब हम जूनागढ़ आए, मेरे फैमिली में आए, तो धीरे धीरे वो सबका एक्सेप्टेंस बनता गया इन अ पॉजिटिव वे. तो वो चीज थी कि वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आप जैसे हो वैसे जब आपको एक्सेप्ट किया जाए विदाउट, किसी को बोलते हैं ना जजिंग,
ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा है, ये वैसा क्यों है वाला, तो आप अपने आप को ऑटोमेटिकली उसी वे में एक्सेप्ट करने लगते हो। और अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो जैसे आप हो उसको एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आपको कभी आगे सक्सीड होने नहीं देगा। तो यही चीज था कि एक्सेप्टेंस आया, एक्सेप्टेंस से फिर वो इक्वल ट्रीटमेंट आई। इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि आपने जैसे स्कूल का बोला, तो जब डायग्नोज होने से पहले जो स्कूल चलता था तो वही स्कूलिंग मेरी बाद में आने के बाद भी चालू रही। ऐसा नहीं था कि नहीं अब भाई डायग्नोज है, इनके आगे चल के ये मतलब क्या कंडीशन होगी तो हम कैसे करें, स्कूल का कैसे होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब इट्स ओके, ठीक है, डायग्नोज से हमें पता चला है बट नथिंग इज चेंज्ड काइंड ऑफ थिंग। तो वो एक इक्वल ट्रीटमेंट आया, बिल्कुल प्यार भी उतना ही मिला। इक्वालिटी मतलब डांट भी उतनी ही खाई है जितने मेरे ब्रदर खाते थे, या ऑब्वियस है क्योंकि हर एक चीज में यू हैव टू बी, जिसको बोलते हैं ना, एक्सेप्टेड बाय। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं इसको कुछ है तो डांटना नहीं है, या गलती करे तो ये नहीं करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वजह थी कि स्कूल में भी आई स्टिल रिमेम्बर कि भले मुझे उतना चलने फिरने में कुछ दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जो सराउंडिंग्स था उन्होंने भी बहुत, आई स्टिल रिमेम्बर कि किसी को कोई स्पेशल नीड वहां पे नहीं था एक्सेप्ट मी। तो उन लोगों के लिए भी इट वाज नॉट कि ओ मतलब जैसे नहीं बहुत आजकल के ओ बाप रे, जैसे एक कोई कौन सा हवा टाइप ऑफ एक अलग आग है। इट वाज नॉट लाइक दैट। दो मैं अकेली थी फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से, मेरे पूरे स्कूल के ग्रुप ने इसको एक्सेप्ट किया। जहां भी मतलब बिना बोले बैग आके जैसे ही मैं पहुंचती थी, कोई फ्रेंड बैग ले जाता था, कोई फ्रेंड सीढ़ी चढ़ने में हेल्प करता था। तो इट वाज, और वो भी उस वे में पर्टिकुलरली, क्योंकि हाउ यू ट्रीट ऑल्सो दैट इज इम्पोर्टेंट। कि ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग हो इसके लिए हम आपको ये ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे, बट दैट पॉजिटिव एक्सेप्टेंस कि ओके नहीं होता है, ओके चलो आज तुझे ये जरूरत है तो मैं एज अ फ्रेंड ये कर देती हूँ, कल तुझे मेरी ये जरूरत होगी तो तुम ये कर देना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम थिंग हैपेंड विथ मी, जिसने कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा दिया कि इंक्लूसिव होने के साथ साथ इट हैज नेवर एवर मेड मी रियलाइज कि आई एम समथिंग डिफरेंट, यू नो, कि आप कुछ हटके हो। तो ये वाली ट्रीटमेंट मुझे बहुत अच्छे से मिले, जो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छे से उसने बूस्ट अप किया। दीदी, बेसिकली वी सी के अ लॉट ऑफ पीपल हुआ जिनको डायग्नोस होता है कोई ना कोई हेल्थ इशू, या डायग्नोस नहीं हुआ हो तो भी जब हेल्थ इशू रहता है तब उनकी पढ़ाई पे बहुत असर होता है, क्योंकि स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं होते, अकोमोडेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, या फिर जैसे आपको जो सपोर्ट मिला फ्रेंड्स से या टीचर्स से, जो एक्सेप्टेंस मिला, बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। तो आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे ये हेल्थ इशू ने आपके एजुकेशन को अफेक्ट किया? जी, बिल्कुल सही है कि जैसा मुझे सपोर्ट मिला या जैसा मुझे फ्रेंड सर्कल मिला या एनवायरनमेंट मिला, 90% लोगों को ऐसा होता है कि वो नहीं मिल पाता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि मुश्किलें हर जगह होती है। इट इज नॉट लाइक दैट कि किसी की भी जिंदगी या किसी की भी जो माहौल है वो बगैर मुश्किल के गुजरा होगा। ये और बात है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होता है उनके लिए कुछ एडेड मुश्किलें हो जाती है, जो एक सो कॉल्ड एबल बॉडी के कंपेयर में ज्यादा होती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एग्जांपल से दूं तो 10th तक इट वाज ओके कि भाई सब कुछ मतलब स्कूलिंग भी एज इट इज चली, सब कुछ चला। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि लाइफ जो है वो हर टर्निंग पॉइंट से गुजरती है, हर एक की। मेरा, मैं कह सकती हूँ कि जो सेकेंड टर्निंग पॉइंट था लाइफ का वो आफ्टर 10th आया। कि 15 दिन की बहुत ही
कम गैप में पापा बीमार हुए एंड आई लॉस्ट माय फादर। तो उसकी वजह से मेरा 11th चल रहा था, और जो मतलब मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ये जो सच्चाई थी वो इतनी कहीं ना कहीं मुझे हर्ट कर गई, या वो कि फीवर आया, फीवर से फिर वो टीबी में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली वो एक ऐसा स्टेज आया कि आई वाज टोटली बेड रिडन। तो उसके बाद भी जब टीबी से रिकवर हुए, अगेन जब पढ़ाई, क्योंकि मैं ऐसी मेरी कंडीशन ही नहीं थी फिजिकली कि मैं स्कूल जाके आगे की अपनी जो 12th तक मैंने ड्रॉप लिया था वो कर पाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा, और पूरी मैंने 12th से लेके अपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई एज एन एक्सटर्नल स्टूडेंट करी। मैं सिर्फ एग्जाम देने मुझे ले जाते थे, कुर्सी में बिठा के एग्जाम में देती थी, हाफ एन आवर एज यूजुअल अपना, आपको पता है कि हमें लिखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते, जो भी वो हमारे राइट्स थे उसको यूज करके जो भी था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुश्किलें हर एक को आती है, मुझे भी आई है, इट्स नॉट लाइक दैट कि मुश्किलें नहीं आई है, लेकिन हाँ उन मुश्किलों में भी हाउ वी फाइट बैक, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना रास्ता निकालते हैं। उस जमाने में तो ना हमें मतलब NIOS जैसे का पता था, ना अभी सर्व शिक्षा अभियान जैसा कुछ था, लेकिन हाँ जज्बा होता है ना दिव्या, जज्बा बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर आप में वो जुनून है, आप में वो जज्बा है कि मुझे, मतलब मेरे अंदर एक ही था कि टीबी हुआ, वो 6-7 साल बेड रिडन के जो सबसे टफेस्ट मेरी लाइफ के थे, उसमें से जब निकल के लगा कि अब तो मतलब अब तो जिंदा रह गए हैं, अब तो सोचना पड़ेगा वाली चीज है कि अब तो आगे लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा। उसने मुझे कहा कि भाई सोचना है, लाइफ में कुछ करना है तो क्या है, एजुकेशन के अलावा तो हम और कुछ सोच ही नहीं सकते कि आगे हमारे पास कोई हथियार होगा। तो वो चीज, वो जज्बे ने, वो जुनून ने रास्ते दिखाते गए कि भाई चलो कुछ नहीं, कॉलेज नहीं जा सकते तो कम से कम घर में रह के तो जितनी पढ़ाई कर सकते उतनी करे, जितना बैठ के कर सकते उतना तो करे, मतलब वो चीज। तो मैं हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी या जो भी है, रास्ते हमेशा निकलते हैं, एंड दैट इज 110% श्योर। अगर आपको रास्ते निकालने का मन है तो, वरना तो अगर सामने आपके रास्ता होगा तो भी आपको लगेगा कि नहीं मेरे लिए ये दी एंड है और दरवाजा बंद है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो वो चीज हमें बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान में रखने की है। Well said, Didi. Truly well said. तो दीदी मेरा जब डायग्नोस हुआ था, मेरी बड़ी बहन को भी ये प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, बाबा के पास गए, चर्च गए थे, मॉस्क गए थे, हर जगह जहाँ भी होप दिखा वहां चले गए। एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरा घर आया था कोई और उसने मेरी लेग्स पकड़ के बोला, अरे इसको न्यूरो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसकी लेग टेढ़ी है, मैं मसाज करके सेट कर दूं। तो आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस कुछ हुआ होगा? बहुत बहुत, मतलब फनी भी हुए हैं, हाँ दर्द वाले भी हुए। दर्द वाले इन सेंस की, देखिए पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स को तो हर बार ये लगता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं, भले पॉजिटिवली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो कि भाई हमें भी पता, मतलब अंदर से वो लोग भी लॉजिकली पता है कि भाई इसका पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया है कि कोई इलाज नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आज मैं एक मतलब लड़की की माँ हूं तो आई कैन, अभी मैं सिमिलर उनकी सिचुएशन समझ सकती हूँ कि पेरेंट कितने वो होते हैं कि जिसको बोलते हैं ना, कहीं भी धूल में भी अगर उनको कोई बोले कि हाँ भाई इससे आपके बच्चे को ये, तो वो तुरंत लॉजिक साइड में रख के मानने लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुए हैं। अरे आई स्टिल रिमेम्बर कि रायपुर मेरा ननिहाल था, तो वहां पे मतलब तब तो पापा भी नहीं थे मेरे साथ, सिर्फ मेरी मदर थी।
तो किसी ने बोला कि यहाँ पे एक ना आयुर्वेदिक मंदिर पे दवा देते हैं, आप जाइए और आपका मतलब वहां दिखाइए। तो वो बंदा मतलब स्पाइन में लिटरली वो कुछ ना ऐसे गरम जो होता है उससे पॉइंट्स देते हैं, वो वाला आई स्टिल रिमेम्बर। वो मतलब मुझे कहीं कहीं याद है कि क्योंकि वो पेन होता था ना, पेन आप इजीली लाइफ में भूलते नहीं हो जब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हो, और वो चीज है। फिर मालिश से लेके हर कोई, और आई स्टिल रिमेम्बर मतलब अभी मतलब रिसेंटली 6-7 साल पहले तक नारायण सेवा संस्था में जाइए आप, वहां पे तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा भाई हमारा पूरा अलग, अब मतलब एक आप कितनों को समझाओगे कि जरूरी नहीं है कि उसको ठीक हुआ है तो मुझे भी ठीक हो जाए। मतलब एक डायबिटीज का डॉक्टर है, वो डायबिटीज वाले को ही ठीक कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास हार्ट का पेशेंट जाए तो वो हार्ट की सर्जरी करके उसको ठीक कर सकता है। लेकिन ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कि चलो इसको हम वेल विशर्स नहीं बोलते हैं, आई थैंक गॉड कि वाह वाह चलो कितने वेल विशर्स है इस दुनिया में मेरे, जो मेरी कंडीशन देख के उनको फील होता है अरे चलो कहीं ना कहीं से तो इसका ठीक हो जाए और इसको अच्छा हो जाए। तो आई टुक इट दैट वे कि ठीक है चलो वो भी मतलब चाहते तो अच्छा ही है ना अल्टीमेटली कि हम ठीक हो जाए। या एज ए पेरेंट भी आज मैं सोचती हूँ कि जब तक पापा थे तो ऐसे 2-3 जगह पे, ज्यादा नहीं फ्रैंकली उन्होंने इतना करा, क्योंकि थैंक गॉड वो अच्छा है कि नहीं करा, क्योंकि एजुकेटेड फैमिली थी पूरी हमारी, लॉयर फैमिली है, पापा भी मेरे लॉयर थे। तो वो लॉजिकली उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई बेटी को जो है वो क्योरेबल नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी वो जो मालिश वाला है या वो वाले तो सब एक के बाद एक, वो तो आई स्टिल रिमेम्बर। लेकिन हाँ उनके जाने के बाद मदर ने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, क्योंकि उनको था कि भाई जो है, क्योंकि उसके बाद तो मेरी कंडीशन बहुत ही वर्स, मैंने कहा ना कि जैसे 6-7 साल में आई वाज टोटली बेड रिडन। तो उस वजह से फिर एज सच ऑफ कोई इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं कुछ लकीली हुआ कि जिसको मुझे एकदम से ऐसा लगे कि अरे बाप रे इट्स लाइक ओ। लेकिन हाँ एक चीज ये है कि और अच्छा ये हुआ कि जो मेरी टीबी की वजह से और वो जो फिजिकल कंडीशन डाउन हुई थी, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है हमारे बहुत नोन थे, वो मेरी कंडीशन देख के जो दवा उन्होंने एज एन एक्सपेरिमेंट चालू की थी वो मुझे बहुत अच्छी काम आई। और मेरा जो फिजिकल लेवल था जो पूरा बेड रिडन का, वो उन दवा और मेरी फिजियोथेरेपी और अल्टरनेटिव थेरेपी से मैं बाय द टाइम जब मैंने अपना खत्म करा ग्रेजुएशन, तब मैं वॉकर तक वॉकेबल कंडीशन में आ गई थी। मतलब आई वॉज दैट मच इंडिपेंडेंट। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट खराब ही होते हैं, कभी कभी एक्सपेरिमेंट ऐसे अच्छे भी हो जाते हैं। तो आई मीन टू से कि जो आपको हर्ट इन द वे कि आपको नुकसान ना पहुंचाए, वैसा अगर कुछ है अल्टरनेटिव थेरेपीज में तो इट इज गुड, you always can opt for that। और एज अ पेरेंट्स तो ऑब्वियसली मतलब उनका तो अपना ही अलग लॉजिक होता है, तो ओके इट्स लाइक दैट। Okay. मतलब हम सब अपने आप में एक खतरों के खिलाड़ी है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एडवेंचरस हुआ। बिल्कुल, मैं तो मतलब मैं सच बताऊं समटाइम्स आई व्हाट फील, मतलब साहित्य जी के ऐसे सबके ना ऐसे फनी एक्सपीरियंस की एक बुक लिखनी मतलब चाहिए सबके। और नहीं इट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, पता है कि एटलीस्ट जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको एक सीख भी मिलेगी, और एक जिसको बोलते हैं ना कि एक, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में तो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आज 2008 से काम करती हूँ, मैंने अनफॉर्चुनेटली ऐसे फैमिलीज देखे हैं जो इन सब दवाओं के और XYZ के चक्कर में पूरे खत्म हो गए हैं। मतलब इतना ज्यादा उन लोगों को फाइनेंशियली तो छोड़ो, लेकिन
जिसको बोलते हैं ना मेंटली, तो इतना इंसान, जब आप किसी उम्मीद लगा के बैठते हो और वो उम्मीद आपकी जब पता है नहीं होती है, तो यू फील सो डिप्रेस्ड। एक तो वैसे ही आप बच्चे की कंडीशन से डिप्रेस्ड हो, तो एक सच में ऐसी एक बुक लिखनी चाहिए जिसमें पेरेंट्स और सबको हंस के मतलब मजा भी आए और सीख भी मिले। I agree, Didi. Okay. That brings us to our next question. दीदी, ये डायग्नोसिस की वजह से, ये हेल्थ इशू की वजह से आपकी सोशल लाइफ पे क्या असर आया? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना दिव्या कि जो 10th के बाद का जो पीरियड था ना, तो आप समझिए कि बिल्कुल सोशल लाइफ खत्म ही हो गई थी, क्योंकि जो 6 से 7 साल थे मेरे, वो 10x12 के कमरे में मेरा पूरी दुनिया बन गई थी। कि मतलब बाहर जाना तो इम्पॉसिबल सी चीज थी, क्योंकि मेरे बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं बाहर जाऊं। और मैं, मेरी मम्मी और मेरी ग्रैंड मदर, हम 3 रह गए थे। तो मेरी दुनिया वही रह गई थी कि मतलब वो 10x12 का कमरा था, 10 मिनट बैठना था, 1 घंटा मेरी जो ट्यूशन वाली आती थी, तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल। फिर जब हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए, और फिर तब तक जैसा कि मैंने ऐड किया कि इंडिपेंडेंट अपने आप को बना लिया था, कि वॉकर के थ्रू और सब अपना मैनेज कर सकती थी। देन आई कैन से कि हाँ, वो जो फर्स्ट जॉब थी मेरी 2001 में, आई स्टार्टेड प्रोफेशनल कैरियर, जिसमें एलिसब्रिज जिमखाना में आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट। वो जो एक स्टेज था, वो मतलब मुझे बहुत कुछ हेल्प कर गया सोसाइटी के साथ जुड़ने में, सोसाइटी के साथ जुड़ने के अलावा भी लोगों के ध्यान में आने में, क्योंकि वो एक ऐसा क्लब था जहाँ पे बहुत सारे एलीट मेंबर्स होते हैं। और ऑब्वियस सी चीज थी कि उससे पहले कभी भी वहां पे किसी स्पेशल नीड ने जॉब नहीं करी थी। तो एक होता है कि एक प्लेटफॉर्म मिला आपको प्रूव करने का, लोगों का नजरिया बदलने का। क्योंकि जनरली क्या होता है, तब तक जब तक आप देखते नहीं हो, आप तो यही समझोगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी तो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं, या दिस एंड दैट, यू नो, बहुत सारे ऐसी धारणाएं सोसाइटी में आज भी बनी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पर ये है ना कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पनीर के साथ आप दूसरी सब्जी ऐड करो तो वो भी टेस्टी बन सकती है, तब तक आप तो यही सोचोगे कि नहीं, पनीर अकेला ही खाओ ना तो ही अच्छा लगता है। लेकिन आप भाई उस दूसरी सब्जी को जब तक मौका ही नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा वो भी कितना एडिंग फ्लेवर लेके आती है अपना। तो वो चीज है कि जब मैं वहां आई और फिर धीरे धीरे मेरा पूरा कैरियर जो शुरू हुआ, और 2008 तक तो आई कैन से कि बहुत कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैंने वो 4 साल जॉब में, प्लस फिर मैंने अपना पीजी यहाँ पे रेगुलर शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक वो कॉलेज लाइफ मुझे मिसिंग लग रही थी, कि लोग मस्ती करते थे, जो एक होता है ना, एक अफसोस हो रहा था कहीं ना कहीं। और मेरा हमेशा है कि जहां तक हो सके जिंदगी में, अगर जो अफसोस हो उसको पूरा हो सके तो उसको खत्म कर दो। तो मुझे मौका मिला पीजी करने का रेगुलर यहाँ पे महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट से, तो मैंने अपना चालू किया वहां पे। और मेरा सोशली, जिसको बोलते हैं कि दायरा बढ़ा, लोग बढ़े, जिसको बोलते हैं कि नजर में आप आते हो ना कि हाँ चलो ये ऐसा भी कोई है। वहां भी मतलब मैं अकेली ही थी, वहां पे कोई भी मेरी बैच में स्पेशल स्टूडेंट नहीं था। तो वही उनको भी रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, ये भी जैसे आते हैं हमारी तरह ही, ठीक है। वो लोग 2 व्हीलर में आते थे, मैं अपने ट्राइसिकल वाली में जाती थी, और मतलब वही ऑब्वियसली वन और अदर सबकी नीड्स अलग थी, दैट इज ऑल। फिर उसके बाद 2008 का अगर मैं बोलूं, तो जिसको बोलते हैं ना थर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं मेरी लाइफ का, वो आया कि मैं एक संस्था से ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, IAMD करके, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मैं उनकी प्रेसिडेंट को 2004 से लेके 2008 तक मिली, उनके कैंप्स अटेंड किए थे। ऐसे भी सोशली बहुत सारा एंगेज मैं उनके साथ हुई थी। कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि वो एक पॉजिटिविटी, वो एक एनर्जी मैं अपने फेलो फ्रेंड्स में देने में कहीं ना कहीं
कामयाब हो रही हूँ। और यही मोटिवेशन लेके फिर मैंने 2008 में प्रॉपर अपने सोशल सर्विस की जर्नी चालू की, जब पहला मेडिकल अवेयरनेस कैंप हमने अहमदाबाद में करा। तो तब से लेके अब तक जब मैं देखती हूँ एक जर्नी को, तो बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि सोसाइटी में, सोशल लाइफ में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जगहें देखने को मिली, और तो काफी कुछ चेंजेस होता है। पर अल्टीमेटली इट इज, जिसको बोलते हैं ना, अप टू अस। मैं जब 6 साल वो 10x12 के कमरे में थी, तब भी मैंने वो उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि नहीं ये तो रहेगा ही नहीं, मतलब ठीक है आज लाइफ की ये कंडीशन है। और जब मैं खारडुंगला लद्दाख में दूसरी बार गई और मैंने अपने हाथ में तिरंगा पकड़ा, तब भी जाके मैंने जब वो कमरे का एक ग्लिम्स अपने चेहरे आंख बंद करके लगाया, तो यही लगाया कि ये वो चीज होती है, होप एंड फेथ कैन क्रिएट द मिरेकल। तो वही चीज है जो हर एक को याद रखनी है। और सोशली जितना आप इन्वॉल्व होगे, उतना ही लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप भी कितनी वर्थ रखते हो और आप में भी वो पोटेंशियल है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीदी, our next question is, आपके हिसाब से अभी जो सिचुएशन है, ट्रीटमेंट की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या मेडिकल रिसर्च की बात करें, अलग अलग हम हेल्पिंग एड्स एंड डिवाइसेस की बात करें, उन सब में आपके हिसाब से कौन सी चीजें हैं जो यूजफुल हैं हमारे लिए एट प्रेजेंट, जो ज्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत में है? से सबसे पहले चीज तो नो डाउट इतने सालों में, मतलब मैं खुद ही अपनी जर्नी का बोलूं तो 85 में डायग्नोज होने के बाद, 2008 में सोशल फील्ड में आने के बाद, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो मैंने 2008 में सीन देखा था, अवेयरनेस की ही बात कर रही हूँ आपको, और आज 2020 में मैं जो देख रही हूँ, तो काफी कुछ, मतलब जिसको बोलते हैं कि चेंज आए हैं लोगों के, मतलब अवेयरनेस में, प्लस उनके जिसको बोलते हैं कि सपोर्ट सिस्टम में, टेक्नोलॉजी वाइज या बोलो ट्रीटमेंट वाइज, तो मुझे और आपको सबको पता है कि अभी तक हम इतना कुछ भी ऐसी कोई आस नहीं लगा के बैठ सकते हैं कि हाँ चलो क्योर वाली जो चीज बोलते हैं। लेकिन हाँ डेफिनेटली ये है कि अल्टरनेटिव थेरेपीज में हम जिसको करेक्ट कर सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स आई है, या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट जो है वो भी काफी ऐसे गैजेट्स देते हैं जिससे जिसको बोलते हैं ना, मैं सिंपल सा एक आपको एग्जांपल दूं कि जो हमारी टेबल होती है ना, मतलब खाने की हम टेबल अगर बोले, तो हाँ पहले अगर हम 15 साल बाद सोचने जाए पहले, तो खाना बिल्कुल, मतलब या तो पेरेंट्स आपको खिला सकते थे, या जहां तक आपसे हो सकता था आप जैसे तैसे खाओ, वो चीज है। क्योंकि नासिक कैंप में मैं जब गई थी तब मुझे पता है कि कैसे, मतलब टेबल पे बिठा के उस लड़के को खिलाना, इट वाज टू डिफिकल्ट। लेकिन आज ही चीज में अगर मैं देखूं तो काफी पोर्टेबल ऐसी टेबल आ गई है, उनके ही मतलब कंफर्टेबल आप डिजाइन करवा सकते हो, व्हील चेयर से लेके बहुत सारी चीजों में। नॉट ओनली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर हम वाइड रेंज ऑफ डिसेबिलिटी का पूरा क्रॉस सेक्टर देखने जाए, तो चाहे वो VI का हो, HI का हो, तो वो सब चीजों में पॉजिटिव हम देख सकते हैं कि काफी कुछ बदला है और काफी कुछ अच्छा हमारे लिए, जिसको बोले कि जिंदगी को थोड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट देने में, आसान करने में, इट इज देयर। लेकिन वही चीज सबसे बड़ी आती है कि टू कॉस्टली, या काफी लोगों के, मतलब 90% के रीच के बाहर होता है। कोई भी हो, चाहे आप वो कोई भी डिवाइस ले लो, या कोई भी अगर आपको बनाना है, तो पहले तो आपको, अब मैं बोलूं कि वो स्पेशल जो टेबल आती है या व्हीलचेयर है, अब भुज के पास छोटा सा गांव है मांडवी, वहां पे कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बच्चा है, उसको अगर वो उससे भी इंटीरियर गांव में वो टेबल
उनको पता ही नहीं कोई कि ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई वीआई वाला है तो उनको पता ही नहीं है कि आज इतने सारे ऐप आ गए हैं, इतने सारी मतलब एप्लीकेशंस कंप्यूटर पे आपकी कितना आपको, तो ये सारी जो चीजें हैं, और ये तो टेक्नोलॉजिकली वाइज हमें जो जिसको बोलते हैं ना कि हर्डल्स हैं, कमिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो तो मतलब हर जगह उसमें नो डाउट। चलो अभी आफ्टर 2016 लॉ के हम कुछ कुछ जिसको बोलते हैं ना, एक छोटा सा एक दिया एक कहीं ना कहीं थोड़ा जला है, तो होपफुली। और बेसिकली दिव्या सच बताओ, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब मैं बहुत बहुत पॉजिटिव देखने वाली लड़की हूँ। मतलब पता नहीं क्यों, चाहे मैं बहुत डार्केस्ट फेज से गुजर रही थी तो भी मैंने कहा ना कि मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं वो दिया हमेशा जलता रहता है कि नहीं चलो कुछ ये तो है ना, ये तो है ना। मैं उसमें वो आधा ग्लास मेरे लिए हमेशा भरा वाला ही रहता है, मैं खाली वाले में आज तक मैंने लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑब्वियसली बहुत कुछ चीजें, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। अपने ही उससे अगर एक्सपीरियंस से बोलूं तो जब मैंने 2004 में अपना पीजी कंप्लीट करके जॉब के लिए, तो 2-3 जॉब मुझे इसीलिए छोड़नी पड़ी कि लिफ्ट तो होती थी लेकिन वही पहले 4 सीढ़ियां, और सर मुझे बोले कि कोई ना आपको है कोई ना कोई हेल्प कर देगा, लेकिन वो हर रोज हेल्प वाला तो ऑब्वियस है ना, आप पसंद करोगे ना मैं पसंद करूंगी। तो वो चीजें हर जगह कहीं ना कहीं मतलब फेस करनी पड़ती है। लकी है कि आई एम अहमदाबाद में, आई एम लकी कि वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट मैंने देखा है कि जो बहुत ही एनवायरनमेंट तो है ही ऐसा यहाँ पे, बहुत सपोर्टिव है और काफी कुछ मतलब एक्सेसिबल जिसको बोल सकते हैं कंपेयर टू अदर जहाँ पे मैं घूमी हूँ या देखते हैं। तो काफी कुछ चीजें हैं जो बदलनी तो है, लेकिन इट विल टेक टाइम। मतलब पिक्चर बदल रहा है तो पिक्चर बदलेगा वाली चीज है।